Hello everyone. In this lecture of Biofactory, today we are discussing about endoplasmic reticulum. दोस्तों क्लास 11th सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज वी नो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैनी मोर. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आप सभी ने देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है ना. ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज द न्यूक्लियस, है ना. और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है. मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, है ना. और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें पोर्स देखने को मिलते हैं. इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं. तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में आपको क्या दिखाई देंगे, न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देंगे और दो मेम्ब्रेन्स की दिखाई दे रही हैं. और इसी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है. ये ठीक है, ट्यूब्यूल्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. और ट्यूब्यूल्स का ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहलाता है सिस्टर्नी, है ना. ट्यूब्यूल्स का जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आप लोग देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी. ठीक है, ट्यूब्यूल्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहलाएगा सिस्टर्नी. इसके अलावा आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. ग्रीन कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कहलाता है ट्यूब्यूल्स. ये देखिए ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये, है ना. ये कुछ इस तरह का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर कहलाता है ट्यूब्यूल्स. ये भी इसी से चिपका हुआ है. और कुछ राउंडेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं. ये राउंडेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं वेसाइकल्स. तो हमने आपको तीन स्ट्रक्चर देखे. हमने देखा सिस्टर्नी हमें दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दूसरा हमें दिखाई दे रहा है ये ब्रांच्ड हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर के जो पूरा दिखाई दे रहा है, इन्हें हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं. और थर्ड इज राउंडेड सैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड वेसाइकल्स. ठीक है, तो इन तीनों का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. जरूरी नहीं है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की सरफेस से ही चिपके रहे. जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या दिखा रखा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की सरफेस से आपको चिपकी हुई दिखाई दे रही है. ये जरूरी नहीं है. ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट रह सकती है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट रह सकती है, लेकिन मेजरली न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट रहती है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ चिपकी रहती है. और इसमें तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे हमें. द फर्स्ट वन इज द सिस्टर्नी, सेकंड वन इज द ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज द वेसाइकल्स. इन तीनों का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ, भाई किसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. इन तीनों का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर. सिस्टर्नीस में लॉन्ग एंड फ्लैट सैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनकी सरफेस पर हमें कुछ रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ये दीज रेड कलर डॉट्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स. ये जो रेड कलर के डॉट्स इसके सरफेस पर दिखाई देंगे ये रेड कलर के डॉट्स कहलाते हैं राइबोसोम्स. ये राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं. क्लियर. आगे इसका फंक्शन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स का इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर आपस में तीनों चिपके हुए हैं. ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली किसके साथ चिपकी रहती है, ये चिपकी भी दिखाई देगी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ. हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फ्रीली फाउंड इन दी सेल साइटोप्लाज्म. सेल साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट भी आपको दिखाई देगी. दूसरा, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी के बारे में अगर डिस्कस करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था गार्नियर ने. मतलब फर्स्ट सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, देखा गार्नियर ने 1897 में. इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर किस तरह का है ना. इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पोर्टर, क्लाउड और फुलेम ने 1945 में
इसके स्ट्रक्चर को बताया, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बताया कि भाई ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ जनरली दिखाई देता है। और जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ गिवन बाय के.आर. पोर्टर, यही जो पोर्टर हैं इन्होंने ही टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है 1945 में। तो डिस्कवरी में फर्स्ट सीन बाय गार्नियर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय पोर्टर, क्लाउड एंड फुलैम एंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय प्रोफेसर के.आर. पोर्टर इन 1945 में प्रोफेसर के.आर. पोर्टर ने इसके स्ट्रक्चर को, इस टर्म को दिया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी बताया और टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी दिया है। शॉर्ट में इसको ER भी हम कह देते हैं। अब अक्रंस की अगर बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी सेल्स में देखने को मिलती है। वी नो दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज द यूकैरियोटिक सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, PPLO है, ये सब आएगा। यूकैरियोटिक सेल में एनिमल एंड प्लांट सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहती है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, है ना। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अगर छोड़ दें तो सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 तरह के कंपोनेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टर्नी, द सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वन इज कॉल्ड वेसिकल्स। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। इन तीनों तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी की बात करें तो ये सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, सिंगल। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये केवल एक लेयर से कवर्ड रहती है। जैसे न्यूक्लियस में तो आपको 2 लेयर दिखाई देंगी, वन लेयर एंड सेकंड लेयर, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट रहेगी। ये सिंगल लेयर से कवर्ड रहेगा, है ना। और ये लेयर किसकी तरह है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह की ये लेयर है, ये आपको दिखाई दे रही है। जिस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह की लेयर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलेगी। मीन्स ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिपोप्रोटीनस लेयर होगी। इट मीन्स क्या होगी, लिपोप्रोटीनस लेयर होगी। और अगर एक उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं तो वो किस तरह की दिखाई देती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फॉस्फोलिपिड है, बीच में आपको प्रोटीन दिखाई दे रही है, फॉस्फोलिपिड फिर प्रोटीन, ठीक है। और जो सिस्टर्नी होगा ना, इस तरह का सैक है, ये इस तरह के लॉन्ग सैक हैं, लॉन्ग फ्लैटेंड सैक हैं। और इन सैक्स के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर चिपका हुआ है दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। जनरली इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर। अंदर जो ल्यूमेन है, अंदर एक कैविटी है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। जो अंदर कैविटी आपको दिखाई देगी दैट इज कॉल्ड ER ल्यूमेन। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल, और ये कैसी होगी, दैट इज द लिपोप्रोटीनियस, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होगी। और सरफेस पर जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दीज आर दी राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो राइबोसोम के थ्रू जो भी प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर फिल हो जाएगी, है ना। और ल्यूमेन के अंदर फिल होने के बाद इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, इसको एंजाइम या हार्मोन में कन्वर्ट किया जाएगा या अदर फंक्शंस के लिए मॉडिफाई इसको किया जाएगा। तो अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये लिपोप्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर दिखाई दे रही है और बीच बीच में इसमें प्रोटीन है ना। और ये आउटर साइड है, इसको अगर मैं कहूँ तो इसको मैं आउटर साइड कह सकता हूँ। और ये नीचे वाला साइड है ल्यूमेन साइड, जो अंदर वाला साइड है ल्यूमेन साइड, ठीक है। और बाहर वाला आउटर साइड है।
तो जनरली जो राइबोसोम होते हैं वो एक प्रोटीन के थ्रू चिपके रहते हैं, है ना, एक प्रोटीन के थ्रू चिपके रहते हैं, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं राइबोफोरिन। ये जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन के थ्रू राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहेंगे, ये क्वेश्चन आता है, तो इसे हम कहते हैं राइबोपोरिन। राइबोफोरिन प्रोटीन है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको राइबोपोरिन प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला और ये पर्पल वाला जो कलर है पूरा, ये राइबोपोरिन प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इसका प्रोटीन वाला पार्ट है, एंड दिस इज दी कार्बोहाइड्रेट पार्ट। और इससे चिपका हुआ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा चिपका हुआ आपको, ये स्ट्रक्चर लगेगा राइबोसोम। और राइबोसोम की ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट जनरली राइबोपोरिन प्रोटीन से चिपकी हुई दिखाई देती है। क्लियर। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ये प्रोटीन बनी, और प्रोटीन बनने के बाद, है ना, जैसे ही प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन बनने के बाद सीधे कहाँ चली जाएगी, ल्यूमेन के अंदर फिल हो जाएगी। मतलब जो प्रोटीन बाहर बनी और बाहर बनने के बाद सील ल्यूमेन के अंदर चली गई। तो ल्यूमेन के अंदर जाने के लिए भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, है ना, ये प्रोटीन कुछ प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ल्यूमेन के अंदर इंटर करती है, और वो प्रोटीन जो इस बाहर बनी हुई राइबोसोम के थ्रू बनी हुई प्रोटीन को अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकॉन। तो ये जो प्रोटीन है ये कहलाएगी ट्रांसलोकॉन प्रोटीन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे राइबोपोरिन है और ट्रांसलोकॉन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एमसीक्यू के लिए। इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्रोटीन, ये प्रोटीन ल्यूमेन के अंदर फिल हो गई, इसके ल्यूमेन के अंदर ये प्रोटीन फिल हो चुकी है। अब इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, दिस प्रोटीन अंडरगो मॉडिफिकेशन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम्स और हार्मोन, और एंजाइम और हार्मोन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक। वेसाइकल कब बनेंगी, जब ये जो प्रोटीन अंदर बनी इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाए, या मॉडिफिकेशन नहीं भी होगा तो इन प्रोटीन की पैकेजिंग की जाएगी। तो ये साइड की पोर्शन में प्रोटीन फिल होगी, और फिल होने के बाद ये राउंडेड स्ट्रक्चर बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें, ये राउंडेड स्ट्रक्चर वेसाइकल्स कहलाएंगे, ठीक है। कई बार इनकी सरफेस पर भी राइबोसोम देखने को मिलते हैं, और कई बार इनकी सरफेस पर राइबोसोम देखने को नहीं मिलते। ये प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह भरी रहेगी, जो आगे ट्रांसलोकेट की जाएगी गोल्जी बॉडी को, है ना, गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगी, या फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भी निकाली जा सकती है। तो राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाई देंगे दैट इज कॉल्ड वेसाइकल्स। एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो ट्यूब्यूल्स हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये इस तरह के जो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। इनकी सरफेस पर किसी तरह का राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा, दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में, तो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन इनके कुछ अदर फंक्शंस होंगे, वो आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है अल्ट्रास्ट्रक्चर की तीन तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तीनों तरह के कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब आता है टाइप, कितने तरह की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, है ना, कि भाई इसकी सरफेस पर राइबोसोम है या नहीं है। इस बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की है। एक कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेकंड वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप बात करेंगे तो इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होंगे। स्मूथ मतलब प्लेन, है ना, प्लेन सरफेस होगी, तो राइबोसोम क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे। लेकिन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर हमेशा राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 तरह के राइबोसोम है। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, इसको हम
SER बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको RER के नाम से हम जानते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ को मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं ऊपर समझते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, तो ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से चिपका हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये राइबोसोम दिखाई देंगे, ये राइबोसोम दिखाई देंगे। ठीक, तो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ये प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन फिल हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर। विद इन द ल्यूमेन दिस प्रोटीन अंडरगो मॉडिफिकेशन, इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा। हो सकता है इसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाए या किसी एंजाइम या हार्मोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और फाइनली ये प्रोटीन एक कॉर्नर में फिल होगी, और फिल होकर क्या बना लेगी, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाएगी। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेसाइकल। देखिए पॉप ऑफ होकर ये वेसाइकल बाहर निकल जाएगी, और इस वेसाइकल के अंदर क्या भरी हुई है, प्रोटीन भरी हुई है। अब जरूरी नहीं कि ये प्रोटीन पूरी तरह से मॉडिफाइड हो, पूरी तरह से इसका मॉडिफिकेशन हो चुका हो। कई बार पूरी तरह से मॉडिफिकेशन हो जाता है तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाल देती है। एक्सोसाइटोसिस, इससे पहली वाले लेक्चर में मैंने इसको एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस किया है कि एक्सोसाइटोसिस क्या है और किस तरह से होती है, तो आप लोग उसे देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। और ये दिखा है आपका गोल्जी बॉडी। और कई बार प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कंप्लीटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता, तो तब जाकर ये प्रोटीन कहाँ एंटर करेगी, गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, है ना। और गोल्जी बॉडी के अंदर जब एंटर करेगी ना, तो गोल्जी बॉडी के अंदर खाली एंटर नहीं करेगी, इसके अंदर एंटर करने के लिए इसके बाहर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। ये प्रोटीन अगर वेसाइकल की सरफेस पर हैं तो ये वेसाइकल गोल्जी बॉडी से अटैच होगी, और अटैच होने के बाद अपने कंटेंट को, जो भी इसके अंदर का कंटेंट है, उस कंटेंट को गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर कर देगी। और ये जो प्रोटीन है ये कहलाती है कोटिंग प्रोटीन। और शॉर्ट में हम इसे COP कहते हैं, कॉप। ये कॉप प्रोटीन के थ्रू गोल्जी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन एंटर करेगी, और एंटर होने के बाद गोल्जी बॉडी के अंदर इसका मॉडिफिकेशन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर ये यहाँ तैयार होगी। और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पॉप अप होकर ये बाहर निकला था फाइनल प्रोडक्ट, उसी तरह से गोल्जी बॉडी के अंदर से फाइनल प्रोडक्ट पॉप अप होकर वेसाइकल की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो वेसाइकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट तो है ही, इसके साथ साथ ये गोल्जी बॉडी का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इस वेसाइकल के कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। ये जो वेसाइकल बनी है, इस वेसाइकल के कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। 3 फंक्शन में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इस वेसाइकल के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट, जो इसके अंदर प्रोटीन बनी है, वेसाइकल के अंदर जो प्रोटीन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बन जाएगी। मतलब वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराएगी, टकरा के अपने कंटेंट को बाहर निकालेगी, और जो इसके अंदर प्रोटीनियस कंटेंट है ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट को बनाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट को फॉर्म करेगा। हो सकता है ये वेसाइकल लाइसोसोम की तरह काम करे। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, और लाइसोसोम एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, सेल की क्लीनिंग करते हैं। मतलब सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये लाइसोसोम का है। या फिर ये सिक्रेटरी प्रोटीन बना सकते हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन मीन्स कोई एंजाइम बन गया या कोई हार्मोन बन गया जिसकी जरूरत सेल के बाहर है ना। तो वेसाइकल के अंदर सिक्रेटरी प्रोटीन होंगी, तो वेसाइकल जाकर किससे टकराएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टकराएगी, बस्ट होगी, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने सिक्रेटरी प्रोटीन को सेल से बाहर निकालने का काम करेगी, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये मैंने बनाई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या दिखाई दे रहा है, राइबोसोम है,
और ये राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन कहाँ इंटर करेगी, ल्यूमेन के अंदर इंटर करेगी। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर गई, इसका मॉडिफिकेशन हो गया, और मॉडिफिकेशन के बाद ये इसकी पैकेजिंग होकर वेसाइकल की फॉर्म में बाहर निकलेगी, गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसका मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन करेगी और वेसाइकल की फॉर्म में पैकेज करके इसको बाहर निकालेगी। और बाहर निकालने के बाद इसके 3 फंक्शन होंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को बना सकती है, ये लाइसोसोम को बना सकती है, और लाइसोसोम को बनाने के साथ साथ ये सिक्रेटरी प्रोटीन की तरह काम, सिक्रेटरी प्रोटीन भी इनके अंदर हो सकती है। ये वेसाइकल सिक्रेटरी वेसाइकल की तरह काम कर सकती है, मीन्स एंजाइम और हार्मोन इसके अंदर हो सकते हैं, और ये एंजाइम और हार्मोन एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर निकलेंगे, और जहां भी इसका यूज होना है वहां को इसका यूज होगा। तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरी बात करें तो दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखेंगे तो ये आपका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, और न्यूक्लियस के साथ क्या चिपकी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये ट्यूब्यूल्स वाला कंपोनेंट है ना, ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते इसकी सरफेस पर, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एक्ट करेगा। और इसका और क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहे, तो राइबोसोम न दिखाई देने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जनरली होगा क्या कि इसके अंदर एक हमारा कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम ए, ये इंटर करता है, और इसके इंटर होने के बाद इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक बार इनको देखते हैं। ये प्रोडक्ट हो सकता है फैटी एसिड। फैटी एसिड के कई सारे काम फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, और जनरली ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एसिटिल कोएंजाइम में अंदर जाकर मॉडिफाई होगा, और मॉडिफाई होने के बाद ये बनाता है फॉस्फोलिपिड, एंड फॉस्फोलिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मेजर कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड। हमने देखा था ना इस तरह का हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर, ये बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज रहता है, इस तरह की बाइलेयर बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो उसको जरूर देखिए। तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फोलिपिड वाला कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ का प्रेजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये बाइल का इंपॉर्टेंट, बाइल के फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के जो सेक्स हार्मोन हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं, और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन ये कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। क्लियर, तो कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बाइल के फॉर्मेशन करेगा। बाइल का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है, ठीक है, और बाइल फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्स हार्मोन है या स्टेरॉइड हार्मोन है, सेक्स हार्मोन भी एक तरह की स्टेरॉइड हार्मोन ही है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बने रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। इसके अलावा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इसके कुछ अदर फंक्शन भी हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है ना, कि जो लीवर की सेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल, ये क्या करेगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करेगी। जो भी हमने टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, कोई पॉइजन ले लिया, तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगी, लेस टॉक्सिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम करेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। और इसी प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी जानते हैं, आप लोग लिख सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी ये करती है ना, कैल्शियम आयन का स्टोरेज भी करती है। कहाँ आपको, जो हमारी मसल्स हैं, तो मसल्स की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती हैं, और कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। मसल्स बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करती हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। इसके अलावा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम